नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ वीमेन के कुछ उन पहलुओं की जिस पर चर्चा आवश्यक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी इस पर बनाते हैं। 25 नवंबर 1960 डोमिनिक राज्य और वहाँ का शासक राफेल ट्रुजिलो, उसने महिलाओं के विरुद्ध बहुत अत्याचार करे थे। उसकी निरंकुशता से महिलाएं परेशान थीं और अंत में 3 महिलाओं ने यह निर्णय लिया, जिनका नाम था पैट्रिया मर्सिडीज, मारिया अर्जेंटीना और एंटोनियो मारिया टेरेसा, कि हम ट्रुजिलो का विरोध करेंगे। लेकिन उन तीनों महिलाओं के विरोध का परिणाम यह निकला कि उस निरंकुश शासक ट्रुजिलो ने उनकी हत्या करा दी। और इस हत्या की स्मृति में 1981 में कुछ नारीवादी आंदोलनों ने उनकी पुण्यतिथि मनाई और कालांतर में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यह स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के लिए एक जागृत करने के लिए दिवस मनाया जाना चाहिए। और बस वर्ष 2000 से हर 25 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाने लगा। इस वीडियो के द्वारा मैं यह समझने का प्रयास करूंगा कि क्या महिला की हत्या कर देना ही सिर्फ हिंसा है? जिस जैविक समाज के बाद मानव ने सांस्कृतिक समाज की स्थापना करी और उस सांस्कृतिक समाज में रहते हुए नर मादा जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना की तरफ बढ़े और जहां पर मानवाधिकार की प्रतिध्वनि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा सुनाई देने लगी और जहां पर उसके पहले अनुच्छेद में लिखा ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, वहां पर इस बात को ज़्यादा मजबूती से रखा जाने लगा कि सांस्कृतिक मकड़जाल में सिर्फ महिलाएं ही क्यों रहें, उन्हीं के कंधों पर सारा भार क्यों रहे। आप जानते हैं कि अगर हम संस्कृति के सबसे प्रारंभिक पायदान पर खड़े जनजातियों की भी बात कर लें, जिनको कि हम सिंपल सोसाइटी के रूप में भी जानते हो, भारत जैसे देश में 712 से ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, 10 करोड़ 46 लाख के आसपास वो हैं। उनमें अगर उत्तर प्रदेश की जनजाति की बात करें या उत्तराखंड में रहने वाली जौनसार बावर की बात करें, जहाँ पर पॉलीएंड्री पाया जाता है, मतलब एक औरत के 4-5 पति हो सकते हैं और यह पति सभी भाई ही नहीं हो सकते हैं कि गांव के लोग मिलकर भी एक महिला से शादी कर लें। यहाँ पर किसी जाति जनजाति के बारे में बात करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या एक महिला की इच्छा के विरुद्ध इस तरह की संस्कृति को बनाए रखना या उसे संस्कृति के एक गरिमापूर्ण इतिहास की तरह संरक्षित रखने में महिला के विरुद्ध हिंसा तो नहीं हो रही है। और यहीं पर आकर यह बात स्थापित होती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में महिला की भी स्वतंत्रता शामिल है, जहां पर उसको यह सुनिश्चित करना है कि यह संस्कृति का जो विधान है उसे स्वीकार है कि नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या जो महिला के सामने आती है वह यह आती है कि अगर वह अपनी संस्कृति छोड़ती है तो क्या समाज में राष्ट्र राज्य की संकल्पना में, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र में वह कहीं भी रह सकती है, व्यवसाय कर सकती है, उसको अपने जीवन साथी चुनने में उतनी सहजता मिलेगी। और इस जटिलता के कारण ज़्यादातर लोग मजबूरी में अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रह जाते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर समाजशास्त्र में विचार किया जाना चाहिए। अगर हम मैक्स वेबर के सिद्धांतों पर जाएं और उनकी वर्स्टेहन, जो जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ परंपरा के रूप में चल रही है तो हमें शोध करते समय यह ज़्यादा जानना चाहिए कि जिन पर हम शोध कर रहे हैं उनकी ओपिनियन क्या है, क्या वह ये इसके साथ बने रहना चाहते हैं। और इस स्थिति में आज जब हम उत्तर आधुनिकता में चल रहे हैं, उत्तर आधुनिकता में जब हर कोई व्यक्ति अपना एक मत रखता है और उस मत के हिसाब से ही वह समाज को तर्क वितर्क में रखना चाहता है, यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या महिला उस तरह से रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। ऐसी स्थिति में
हिंसा की व्याख्या और हिंसा की परिभाषा बहुत विस्तृत हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस में यह बात करना ज़रूरी है कि वास्तव में हिंसा केवल लड़की की हत्या कर देना थोड़ी ना है। हिंसा के दूसरे भी मानक हैं, दूसरे भी चर हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ धार्मिक पहलू में भारत जैसे देश में छठ की पूजा का बड़ा महत्व है, और आप जानते हैं कि भारत की नदियाँ का स्तर क्या है, कितनी गंदी हो चुकी हैं। उन नदियों में न सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कचरे गिरा के उनको प्रदूषित किया गया है, बल्कि शहरों की नालियों से, लोगों के घरों से निकलने वाला मल मूत्र सब कुछ नदी में जा रहा है। यहाँ पर हिंसा को इस रूप में समझने की आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति में नदी भी महिला का अभिप्राय है, प्रतीक है। उस स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि हमने महिला के प्रति सोच क्या रखी है। हमने सबसे सरल विकल्प के रूप में कूड़ा कचरा मल मूत्र सबको नदी में फेंका है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि जिस मानव को हम हिंसा के दायरे में आज परिभाषित कर रहे हैं, महिला को, वह छठ की पूजा में जब उस गंदी नदी के पानी में खड़े होकर पूजा करती है, तो क्या उसके शरीर पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से उसकी हिंसा का आकलन किया जाना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से पानी जो है वो मौलिक अधिकार का विषय है, पानी जो है गरिमापूर्ण जीवन का विषय है, संवैधानिक विषय है, और हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी चाहिए। और ऐसे में अगर महिला के जीवन में एक गंदा प्रदूषित मल मूत्र वाला कई तरह के विषाक्त रसायनों को मिला हुआ पानी उसके सामने है, जो उसकी धार्मिक आस्था के विपरीत है, तो निश्चित रूप से यह भी मानसिक रूप से उस महिला की हिंसा से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और इस पर शोध होना चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से अपनी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखने के लिए, जो अपनी इच्छा से कर रही हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा है, उसमें उन्हें इस तरह की मानसिक हिंसा से होकर कैसे गुजरना पड़ता है, और उसके लिए राज्य और समाज कितना जिम्मेदार है। एक जब हम हिंसा की ही बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में एक सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार जो फैमिली शब्द जिसमें का अर्थ है फैमुलस, और फैमुलस का मतलब है सेवा करना। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि सेवा करने का अर्थ आज पूरी तरह से महिला में निहित हो गया है, और महिला जो सेवा के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है परिवारों में, चाहे वह बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, उन सभी को समानता के स्तर पर कहीं ना कहीं कुंठा की अनुभूति होती है। उनकी बातों को उस अर्थ में सम्मान, उस अर्थ में समानता नहीं मिलती जैसे पुरुष को मिलती है। इसके अलावा इस तरह की कहावतों का भी बड़ा विपरीत असर पड़ता है जब एक महिला, चाहे वो खासतौर से घर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर कह दिया जाए कि उसकी अक्ल घुटनों में होती है, वह समझती नहीं है कोई बात को। घर में उसके द्वारा दिए गए किसी भी विचार पर उस तरह से विचार नहीं होता है जैसे पुरुष के होता है। यह माना जाता है कि महिला समाज को, दुनिया को समझने में असक्षम है, जबकि वही महिला चाहे स्वेटर को महीन तरीके से बुनना हो, खाना को कम लागत में बना कर देना हो, उस महिला को इस तरह से एक दोयम दर्जे की श्रेणी में परिवार में रखते रहने के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जब मनोविज्ञान के स्तर पर वह महिला लगातार अपनी इस तरह की उपेक्षा और इस तरह के उल्लंघनों के कारण मानसिक रूप से वह अपने अंदर कमज़ोर होती जाती, जो एक हिंसा का विषय होना चाहिए और है। क्योंकि पियाजे की अगर नैतिकता के सिद्धांत की हम बात करें तो वह कहते हैं कि नैतिकता के सिद्धांत में बच्चा तो 5 साल में ही जो देख लेता है, समझ लेता है, उसी के हिसाब से जीता है। अब ऐसे में जब परिवार के बीच में एक महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे उल्लंघना दिया जा रहा है, उसे दोयम दर्जे का दिया जा रहा है, तो उस महिला का तो सीधे रूप से नुकसान हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसके मानसिक रूप से उसकी साथ हिंसा चल रही है, उसके मस्तिष्क को खुला वातावरण नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों के सामने जो
प्रक्षेपण के विधि के अंतर्गत उनकी आंखें बहन के रूप में, माँ के रूप में, दीदी के रूप में देख रहे हैं और उस के आधार पर वो अपने जीवन में इस बात को अधिवेष्टित कर लेते हैं कि महिला को इस तरह से कहा जा सकता है। और कालांतर में आने वाली नई पीढ़ी चूंकि बचपन से यह देखती आई है, जब वह इस तरह का व्यवहार महिला के सामने प्रस्तुत करती है तो वह हिंसा का एक बड़ा कारण बन जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस में सम्मिलित करके देखना चाहिए। केवल एक लड़की को गए उसको हत्या कर दी नहीं, एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया इसको नहीं, बल्कि एक विस्तृत अर्थ में, समाजशास्त्रीय अर्थ में यह समझने की आवश्यकता है कि महिला के जीवन में हिंसा कहाँ से हो रही है। वही महिला जो संस्कृति की वाहक है, संस्कृति को समेटने वाली है, जब वह बड़ी होती है और राष्ट्र राज्य की संकल्पना में, वह संविधान में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से आच्छादित होती है, लेकिन वह अपने विवाह को अपने अनुसार नहीं कर सकती है। कहने को लोग बताते हैं स्वयंवर में लड़की की स्वेच्छा से होती थी शादी। स्वयंवर भी एक शर्त होती थी। हो सकता है कि शर्त में वह व्यक्ति जीते जिसको वह लड़की पसंद ना करती हो। शर्त आधारित स्वयंवर जो थे, चाहे वह सीता जी का हुआ हो, चाहे द्रौपदी का हुआ हो, वह लड़की की इच्छा के आधार पर होने वाला विवाह नहीं था, वह एक शर्त पर आधारित विवाह था। लेकिन हम यदि आज के समय में राष्ट्र राज्य की संकल्पना में किसी लड़की द्वारा इस बात की अभिव्यक्ति को महसूस करते हैं कि वह अपने धर्म से विरुद्ध, अपनी जाति से विरुद्ध, अपनी परिवार की इच्छा से विरुद्ध अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है, तो उसे एक बहुत ही गंभीर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और इस हिंसा से बचने के लिए महिला को उस दिशा की ओर बढ़ना पड़ता है जहाँ पर परिवार से बाहर जो समाज है उसमें उसके विरुद्ध ज़्यादा विपरीत स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। जबकि हम पौराणिक कहानियों में पढ़ते रहे हैं कि जब जब लड़कियों ने यह निर्धारित किया है कि वह किससे विवाह करेंगी तो वह ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। यहाँ तक कि सावित्री और सत्यवान की कहानी में दिखाया गया कि सावित्री एक लकड़हारे से प्रेम करती हैं। यह जानती हैं वह अल्पायु है, लेकिन वो विवाह करती हैं और उस विवाह को करके न सिर्फ सत्यवान के प्राणों को, उनके जीवन की आयु को बढ़ाती हैं, बल्कि एक अच्छा जीवन स्थापित करती हैं। यही नहीं, हमारे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान शंकर को एक राजपुत्री प्राप्त करने के लिए पार्वती जी 37,000 साल तपस्या करती दिखाई गई। और जबकि परिवार यह नहीं चाहता था कि उनकी पुत्री कैलाश पर बैठे एक व्यक्ति से शादी करे, लेकिन उस विवाह को करके पार्वती जी ने न सिर्फ अपने जीवन को स्थापित किया, बल्कि जितनी भी आप कहानियाँ पढ़ते हैं राक्षसों की, सभी की वह पार्वती जी के ही स्वरूप के रूप में, नव दुर्गा के रूप में आप पढ़ते हैं। तो जब लड़की अपनी स्वेच्छा से विवाह करती है तब उस विवाह के परिणाम और समाज की अभिव्यक्ति ज़्यादा सुंदर होती है। अगर ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है तो कम से कम उस स्तर पर लड़की की भावना को, इच्छाओं को, अभिव्यक्ति को दबाना भी लड़की के विरुद्ध हिंसा का ही एक कार्य है, जिसको भी इस अर्थ में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि लड़की के विरुद्ध हिंसा हो रही है। लेकिन आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन, हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं तो सिर्फ इस आधार पर उसको मान लेते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितनों की हत्या हो रही है। हम लड़की के उस शरीर पर जिसका उसका स्वयं अधिकार है, उस शरीर का सम्मान उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से हम अपने लिए महसूस करते हैं। लड़की का यह सम्मान न किया जाना उसके हिंसा का सबसे बड़ा आधार है, जो समाजशास्त्र का विषय होना चाहिए समाज में, चाहे वह ग्रामीण समाज हो, चाहे शहरी समाज हो, चाहे जनजातीय समाज हो। सभी जगह पर महिला के साथ सिर्फ इस आधार पर व्यवहार किया जाता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से
चाहे जनजातीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, चाहे शहरी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, चाहे ग्रामीण संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे। जबकि वही महिला जिसके हम हिंसा की बात कर रहे हैं वह पूरे विश्व में ब्रॉथल्स में बैठी है, वैश्यालयों में बैठी है, जो अध्ययनों में तो यह स्थापित है कि गरीबी के कारण, अपहरण के कारण, मजबूरी के कारण वह इस पेशे में उतरती हैं। लेकिन इन लड़कियों के विरुद्ध होने वाली इस हिंसा पर कोई भी राज्य, विश्व का कोई राज्य इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए संकल्पित नहीं है। जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में लड़कियों को नग्न करके, बलात्कार करके गाड़ियों पर घुमाया गया, वहाँ से पुरुष मानसिकता में इस बोध को दिखाया जाता है कि महिला का शरीर और उस शरीर के साथ हमारी असामाजिक अभिव्यक्ति ही सब कुछ है, और यहीं पर आकर महिला की हिंसा बहुत ही कठोरता के साथ दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि जब आज 25 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मना रहे हैं, तो हमें उन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी जब हमसे कुछ कहती है तो ज़्यादातर हमारी अभिव्यक्ति में होता है, बेकार की बात ना करो, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जो विचार उसके दिमाग में उठे हैं वो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। और जब बार बार आपसे बहन, बेटी, पत्नी यही सुन रही है कि आपके पास समय नहीं है, तो ऐसे समय में जैसे नदी में रुकावट पैदा कर दी जाती है, दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है, एक जीता जागता मानव भी उन लोगों की तरफ आकर्षित होगा जो उसकी जिज्ञासा शांत कर सके। और यही त्रुटि अंत में हमें महिला के जीवन में एक विचलन की तरफ दिखाती है, जिसका बोध हम स्वयं नहीं करते, हम अपनी गलती नहीं मानते। जब एक लड़की ये कहती है कि वह जिससे आप शादी कर रहे हैं उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो हम अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नौकरी, अपनी जाति, अपने धर्म से सारी बातें जोड़कर उस लड़की का इच्छाओं का मनोवैज्ञानिक जिस तरह से दमन करते हैं, वह अंत में लड़की को या तो कुंठा का शिकार होकर आत्महत्या की ओर प्रेरित करने लगती है, या फिर वह लड़की अवसाद में चली जाती, या फिर वह राष्ट्र राज्य की संकल्पना में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्चता समझते हुए अपने घर से बाहर निकल पड़ती है। लेकिन इन तीनों स्थितियों में उसके साथ हिंसा होती है, चाहे मानसिक स्तर पर, चाहे शारीरिक स्तर पर, चाहे बाहर निकलकर उसके शरीर के आधार पर समाज द्वारा जो उसके साथ हिंसा हो रही है वह उस महिला के जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसी स्थिति में परिवार के द्वारा महिला के जीवन के परेशानियों को न सुनना, परेशानी सुनकर उस पर विचार न करना, और परेशानी सुनने के बाद उसका एक परिणाम न देना महिला को अंत में उस तरफ ले जाती है जहाँ से उसे किसी न किसी तरह से किसी एक हिंसा से होकर गुजरना पड़ता है, और इसके लिए परिवार जिम्मेदार होता है, समाज जिम्मेदार होता है। तो जब हम महिला हिंसा पर विचार कर रहे हैं और महिला को उस तरफ देखना चाहते हैं जहाँ उसके साथ हिंसा न हो, तो सबसे पहले मानवाधिकार के दायरे में प्रत्येक मानव के उस कर्तव्य पर विचार होना चाहिए। क्योंकि पर संस्कृति ग्रहण अकल्चरेशन में आप अपनी कल्चर में तो जो सिखाया है उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरी संस्कृति में हो सकता है वो बात मान्य ना हो। हमारी संस्कृति में गांव की लड़की है वो भी बहन है, हमारी बुआ, चाचा, नानी, किसी की भी रिश्तेदार की लड़की बहन है। लेकिन हो सकता है दूसरे धर्म में ऐसा ना हो, वहाँ पर इस आधार पर लड़की को देखा जा रहा है कि वह सिर्फ लड़की है और चाचा, मामा, बुआ सभी के भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिश्तेदारी मजबूत होती है, कुनबा मजबूत होता है। लेकिन इस तरह के व्यवहार से न सिर्फ आपको परेशानी होगी बल्कि उस लड़की की भी ज़िंदगी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसके यहाँ जो यौन सुचिता का आधार रखकर जीवन दिया गया है वह यौन सुचिता उसे वहाँ नहीं मिल सकती है। इसलिए जब आप इस बात पर विचार करें, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है हर 5 मिनट पर एक लड़की की विश्व में हत्या हो जाती है।
लेकिन इस हत्या के पीछे समाज कितना जिम्मेदार है, स्वयं राज्य कितना जिम्मेदार है। आखिर राज्य क्यों नहीं वैश्यावृत्ति खत्म कर रहा है, बल्कि राज्य तो अब ये कह रहा है कि अगर आप मेजर हैं, यानी आपकी उम्र बालिग हो गई है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है कि दोस्ती की परिभाषा में साथ सोना भी आता है। अब उन स्थितियों में जब हमें महिला हिंसा पर विचार करना है, तो सबसे बड़ी बात ये देखना है कि हमने महिला की अभिव्यक्ति, महिला की इच्छा और महिला के विचार को कितना महत्व दिया है, और उस विचार अभिव्यक्ति के अनुरूप हमने अपने आचरण, अपने कर्तव्य को कितना संयमित किया है। इसी संयमन को देखना ही और उसे समझना ही महिला के विरुद्ध किए जाने वाले हिंसे को समझने का सबसे अच्छा कारण बन सकता है। और समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी ऑफ वीमेन की अगर हम बात करें, जब हम कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ वीमेन, तो उस सैद्धांतिक तरीकों की बात करते हैं जिसमें सैद्धांतिक रूप से यह समझना आवश्यक है कि महिलाओं के साथ कुछ क्यों हो रहा है, और तभी हम यह समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, उसमें हमारे मनोविज्ञान में महिला को कहाँ रखा गया है। अगर हमारे मनोविज्ञान में महिला का मतलब सिर्फ एक अधीनस्थ मानव है, एक दोयम दर्जे का मानव है, तो यह हिंसा कम ज़रूर की जा सकती, लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती जब तक कि हमारा मनोविज्ञान नहीं सुधरेगा। लेकिन यह भी एक अच्छी कल्पना है, अच्छा परिणाम है कि पूरे विश्व में अब महिलाओं के प्रति हमारी एक सोच बदलने लगी है। हम महिलाओं के साथ विचार विमर्श करने लगे हैं, लेकिन उस विमर्श को करके हम उन्हें कितना गरिमापूर्ण जीवन का एहसास कराते हैं, इसकी व्याख्या करना ज़रूरी है। जिस दिन हम इसको कर लेंगे, हम महिला को पुरुष के समान उतने ही बराबर का मानव समझने में सक्षम हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में समानता के आधार पर हम उसे जीने का वह अवसर प्रदान करेंगे जो हिंसा को शून्य या नगण्य होने की तरफ ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि महिला के प्रति हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा विश्लेषण एक बेहतर मार्ग की तरफ हम सबको अग्रसर कर सके। किसी अच्छी बात पर मैं फिर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।